गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग आ जाइए, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। बस 2 मिनट का टाइम मैं लेता हूं। पहले की भांति लिंक को मैं शेयर करता हूं। आप लोग भी जितना ज़्यादा बताना चाहूँगा। अभी मैं पटना सिविल कोर्ट का जो मेरे ऐप पे जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे भी बता चुका हूँ कि आप जनरल कंपटीशन के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखना, बगैर सेट प्रैक्टिस के आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि सेट प्रैक्टिस करने से ही स्टूडेंट्स का टाइम मैनेजमेंट होता है, स्पीड बढ़ता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना पाते हैं लोग। और सेट प्रैक्टिस के लिए ऑल सब्जेक्ट्स का सेट अवेलेबल है मेरे ऐप पे। ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर नाम से मेरा ऐप है, जो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके अभी जो लाइव चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। तो मेरे ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है उसी का एक सेट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। और अभी जो डिस्कशन मैं करूंगा 10 क्वेश्चंस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही अंग्रेजी में कहलाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर का समय मैं दूंगा। अगर आप एक्टिव मोड में हो, सीरियसली कुछ सीखने की डिस्कस करने की चाहत है तो फटाफट जवाब देना। चलिए स्टार्ट करता हूं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ डायरेक्शंस में देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिए गए हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब अनेक शब्दों का एक जो समूह दिया गया है, इसका अर्थ 4 ऑप्शंस में से किससे रिप्रेजेंट होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया हुआ है, ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड। ऐसे मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ। यदि देखने में थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा भी ऐसे दिक्कत हो, चूंकि मैं मोबाइल में भी देख रहा हूं, आप लोग को दिखा देना चाहूँगा। सामने मैं मोबाइल रखा हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो मुझे मोबाइल में दिख रहा है क्वेश्चन जो लिखा हुआ यहाँ सामने है। आई थिंक आप लोगों को भी देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि सुन करके भी आप समझ सकें। ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड जो दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है इपिक, बी में हिम, सी में एलेगी और डी में ऑड। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, बता सकते हैं, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस थोड़ा सा टाइम और मैं दूंगा, इसके बाद ये तो धोखा से टिक भी हो गया, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, यहाँ किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। देखिए सॉल्यूशन में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, चारों विषय का। अभी इंग्लिश का सेट मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सॉल्यूशन देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है हिम,
HYMN, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी गॉड के प्रेज में, गॉड के सम्मान में, यानी ईश्वर की प्रशंसा में, गुणगान में जो सॉन्ग या म्यूजिक हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इपिक के सामने यहाँ देखिए चारों ऑप्शन के बारे में भी दिया गया है। इपिक इज ए लॉन्ग पोएम, एक लंबी जो कविता होती है, लॉन्ग पोएम के लिए इपिक वर्ड यूज करते हैं। हिम जो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बताया, हिम इज अ रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड और अ गॉड। ठीक है, एलगी जो दिया है इज ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। एलगी जो है सीरियस रिफ्लेक्शन का पोएम होता है। टिपिकली ए लैमेंट फॉर द डेड। लैमेंट का मतलब होता है अफसोस, पश्चाताप। तो पश्चाताप में जब कोई पोएम वगैरह हम लिखते हैं उसके लिए एलगी यूज करते हैं। और ऑड वर्ड जो दिया हुआ है, ऑड इज अ क्लासिकल पोएम ऑफ अ काइंड ओरिजिनली मींट टू बी संग, यानी एक शास्त्रीय कविता है। क्लासिकल पोएम के लिए ऑड यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा, देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। सेलेक्ट द वर्ड, वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, वन वर्ड को चुनना है। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली। ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से। तो ऑफिशियली जो है अकाउंट्स को जो एग्जामिन्स करते हैं, एग्जामिन्स का मतलब परीक्षण करना, एग्जामिन का मतलब परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, वैसे व्यक्ति जो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है एविएटर, ऑप्शन बी में है कलेक्टर, ऑप्शन सी रेडिएटर एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू ऑडिटर। माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। बस थोड़ा सा टाइम मैं दे रहा हूं, अगर संभव है तो जवाब दीजिए। एक अफसोस की बात है कि लाइव में आप लोगों की उपस्थिति हो नहीं पाती है। चलिए मैं इसका बताता हूं। देखिए व्यू सॉल्यूशन में इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑडिटर। डियर स्टूडेंट्स, यानी अकाउंट्स को जो एग्जामिन करते हैं ऑफिशियली, उन्हें ऑडिटर कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे ऐप पे जो पटना सिविल कोड का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मेरे ऐप पे, उसी ऐप पे टेस्ट पटना सिविल कोड वाला सेट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑडिटर देखेंगे, यहाँ लिखा है ऑडिटर के सामने अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑडिट, यानी जो ऑडिट करने का काम करते हैं। ऑडिट करने का मतलब जो अकाउंट्स है उसको एग्जामिन करना। ठीक है, ऑडिटर कहलाता है। इसके बाद एविएटर वर्ड ऑप्शन में था दिया हुआ। एविएटर का मतलब होता है पायलट। ठीक है, कलेक्टर वर्ड भी दिया हुआ है ऑप्शन में। कलेक्टर का मतलब एन ऑफिशियल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मनी, यानी जो मनी कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद रेडिएटर वर्ड दिया हुआ है, अ थिंग दैट रेडिएट्स और एमिट्स लाइट, जो लाइट को रेडिएट करते हैं यानी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। साथ साथ हीट और साउंड भी यहाँ दिया है। हीट लाइट साउंड को जो रेडिएट करते हैं, इमिट करते हैं, उसे रेडिएटर कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑडिटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है और रूलर, रूल से बना है बेटा रूलर। माय डियर अजीत कुमार जी, फटाफट तेजी में आंसर देने का कष्ट करेंगे तब फिर मैं बता पाऊंगा। ऐसे तो एक चीज देख रहा हूं, अभी ज्यादा लोग लाइव में जुड़े ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अ रूलर विद टोटल पावर, यानी रूलर मतलब होता है शासक। तो कोई ऐसा रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री, कोई ऐसा शासक जिसका किसी देश पर टोटल पावर होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है, पूरा अधिकार होता है। टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स। बाय फोर्स मतलब बलपूर्वक, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो बलपूर्वक नियंत्रण कर लिया हो किसी देश पर, ठीक है, अपने वश में कर लिया हो, उस व्यक्ति को, ऐसे रूलर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है डेमोक्रेट, ऑप्शन बी में दिया है डिक्टेटर, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टर एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू ट्रेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देने का कष्ट करें इस क्वेश्चन के लिए। I am waiting for your answer. If you are able to reply, then answer the question as soon as it is possible. All of you are making delay. चलिए मैं बताता हूँ, देखेंगे यहाँ, ध्यान देंगे। अभी जो मैंने बोला कि ऐसा रूलर जो पूर्ण रूप से यानी टोटल पावर अपने अधीन कर लिया हो किसी देश पर, यानी बलपूर्वक किसी देश पर स्वामित्व वर्चस्व स्थापित कर लिया हो, उसे डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटर ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिक्टेटर को ऐसे हम लोग हिंदी में तानाशाह बोलते हैं, तानाशाह। इसके आगे थोड़ा सा और समझेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिया है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट इज एन एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेट को हम बोलते हैं प्रजातंत्रवादी, प्रजातंत्रवादी, ठीक है। डिक्टेटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इज अ पर्सन और थिंग दैट प्रोटेक्ट्स समवन और समथिंग। प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है रक्षा करना, बचाव करना, और प्रोटेक्ट से बना है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना और प्रोटेक्टर मीन्स रक्षा करने वाला। यू कैन से इन हिंदी रक्षक, बचाव करता। और एक ऑप्शन दिया है ट्रेटर। तो ट्रेटर इज अ पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग सच एज अ फ्रेंड, कॉज और प्रिंसिपल। यानी ट्रेटर वो व्यक्ति होता है जो छली है, गद्दार है, ठीक है। तो ट्रेटर मतलब यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है पोस्ट में गद्दार। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन और रिमेडी, अ सॉल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज। यानी ऑल डिफिकल्टीज सभी मुसीबतों, सभी कठिनाइयों, या डिजीजेज मतलब बीमारियों, सभी दिक्कतों, कठिनाइयों या बीमारियों के लिए जो सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। रिमेडी मतलब उपाय, उपाय यू कैन से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और रिमेडी दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है मेडिसिन, ऑप्शन बी में दिया है ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी थेरापी एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू पनेसिया। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देने की कोशिश करें आप लोग। ए बी सी डी, व्हाट इज द राइट आंसर?
यानी सभी दिक्कतों का, सभी बीमारियों का एक इलाज, एक उपचार क्या कहलाता है? मेडिसिन, ट्रीटमेंट, थेरापी, पनेशिया। फटाफट जवाब देंगे। देखिए अब इसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं आप लोगों को। पनेशिया यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी सभी बीमारियों, सभी मुसीबतों का एक सॉल्यूशन, एक समाधान पनेशिया कहलाता है अंग्रेजी में। ठीक है, पनेशिया के सामने देखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है समथिंग दैट विल सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स और क्योर ऑल इलनेसेज। बेटा इल से बना है इलनेस। इल का मतलब होता है बीमार और इलनेसेज यानी सभी बीमारियां। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ध्यान देंगे आगे। मेडिसिन लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन दिया है। द ब्रांचेज ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ नॉन सर्जिकल टेक्निक्स। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब केयर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो केयर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। और एक ऑप्शन थेरापी दिया है। थेरापी इज इक्वल टू मेडिसिन यानी द एक्ट ऑफ केयरिंग फॉर समवन, यानी किसी को केयर करने का जो वर्क है दैट इज कॉल्ड थेरापी। आई थिंक समझ में बात आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव। बुद्धिस्ट मंक्स, मंक का मतलब होता है सन्यासी। मंक्स इज इक्वल टू सन्यासी। तो अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव यानी कोई ऐसा जगह जहाँ बुद्धिस्ट मंक्स जो होते हैं यानी बौद्ध सन्यासी जो होते हैं वो रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया स्टूपा, ऑप्शन बी टेम्पल, ऑप्शन सी दिया है मोनास्ट्री, ऑप्शन डी पैगोडा। ए बी सी डी में से राइट आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग। आप लोग का आंसर ऐसे आ नहीं रहा है, इसकी वजह है लाइव में ज़्यादा लोग आए ही नहीं हैं। चलिए सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है मोनास्ट्री, यानी बुद्धिस्ट मंक जहाँ रहते हैं उस जगह को अंग्रेजी में हम लोग मोनास्ट्री बोलते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, इसी को मठ और विहार भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है स्टूपा। स्टूपा मीन्स अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड एज ए बुद्धिस्ट श्रेन, यानी गुंबद के आकार का, गुंबद के टाइप का आकार का बौद्ध स्मारक स्टूपा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद टेम्पल भी ऑप्शन में दिया है। टेम्पल मीन्स अ बिल्डिंग वेयर पीपुल प्रे टू अ गॉड और गॉड्स। टेम्पल को मंदिर बोलते हैं, देवालय बोलते हैं, पूजा स्थली भी बोलते हैं, पूजा स्थल। इसके बाद पगोडा वर्ड दिया हुआ है ऑप्शन में। पगोडा मीन्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। पगोडा का मतलब है बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया विच यूजुअली is in the form of a tall tower with several levels, each of which has its own roof. क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। The act of thinking now about something in the past
अबाउट समथिंग इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो कोई चीज हुआ है यानी अतीत में, उसके बारे में। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ, यानी अभी सोचने का जो काम है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है रेट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सर्कमस्पेक्शन, ऑप्शन सी दिया है इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू इंस्पेक्शन। फटाफट जवाब देने का कष्ट करेंगे। अभी तक तो जवाब आप लोगों ने दिया नहीं। एक बार अजीत कुमार जी जवाब दिए हैं बी ऑप्शन, उसके बाद सब लोग साइलेंट मोड में है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन अभी मैंने बताया, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, यानी पास्ट में किसी चीज़ के बारे में अभी सोचने का जो कार्य है, क्रिया है, उसे रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए आप लोग। रेट्रोस्पेक्शन के सामने देखिए यहाँ लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, यानी अतीत में, अतीत मतलब पास्ट, पास्ट में किसी चीज के बारे में सोचने की क्रिया, किसी चीज के बारे में सोचने की क्रिया। ठीक है, इसके आगे और समझिए सर्कमस्पेक्शन भी ऑप्शन में वर्ड दिया गया है। सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन का मतलब समझिए द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क। द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल, यानी केयरफुल मतलब सजग, सावधान, चौकन्ना, सतर्क होने का जो क्या कहते हैं गुण है, क्वालिटी है। नॉट टू टेक रिस्क, जोखिम नहीं उठाने का बल्कि सतर्क रहने का जो गुण है उसे कहते हैं सर्कमस्पेक्शन। इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन भी ऑप्शन में दिया हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ एंड अटेंशन टू योर ओन आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी आपका जो अटेंशन है, कोई आइडिया है, आपका जो थॉट यानी आपकी जो सोच है, उसका परीक्षण, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं की परीक्षा और ध्यान देना। यानी आपके मन में कोई बात है, ठीक है, मन में कोई बात है, तो उस बात को आप टटोल रहे हैं, मन ही मन उसको तौलने की कोशिश कर रहे हैं कि सही है, गलत है, क्या है, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन वर्ड भी ऑप्शन में मिला है। द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली, द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली और एन ऑफिशियल विजिट टू अ बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन टू चेक दैट एवरीथिंग इज करेक्ट एंड लीगल। इंस्पेक्शन का मतलब हुआ किसी चीज को ध्यान से देखने का काम, देखने की क्रिया, या किसी भवन या संगठन की आधिकारिक यात्रा, यह जांचने के लिए, यह परीक्षण करने के लिए कि सब कुछ सही और कानूनी है। नहीं सब कुछ कहीं, मान लो कोई संगठन है, कोई संस्था है, वहां आप गए, ये सोच कर गए, इसलिए गए कि मैं जाकर वहां देखता हूं कि वहां एवरीथिंग ओके है कि नहीं, सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। तो इस तरह का जो कार्य करते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहूंगा, ये इंस्पेक्शन वर्ड जो है नाउन है, इंस्पेक्ट वर्ब से बना है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना और इंस्पेक्शन का मतलब हो गया जांच पड़ताल। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। इंस्पेक्ट से बना है इंस्पेक्शन और इसी इंस्पेक्ट से बना है इंस्पेक्टर। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है, SI, SI का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। SI मीन्स सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ इंस्पेक्टर जो वर्ड है वो इसी इंस्पेक्ट वर्ड से बना है। इंस्पेक्ट से ही बना है इंस्पेक्टर और इंस्पेक्ट से ही बना है इंस्पेक्शन। ठीक है,
इंस्पेक्ट करने वाला जो व्यक्ति होगा वो इंस्पेक्टर कहलाएगा, और इंस्पेक्ट करना जो काम है, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, वो जो काम है उस काम का नाम क्या हो गया? इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्टर नाउन है और इस इंस्पेक्शन भी नाउन है। ठीक है, इंस्पेक्टर व्यक्ति का नाम हो गया और इंस्पेक्शन काम का नाम हो गया। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखकर बताएंगे आप लोग। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस, यानी कोई व्यक्ति जो इलेक्शन का स्टडी करते हैं, या वोटिंग स्टैटिस्टिक्स यानी वोटिंग स्टैटिस्टिक्स का या इलेक्शन का जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है एनालिस्ट, ऑप्शन बी में है साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी में है मैथमेटिशियन, एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है सेफोलॉजिस्ट। फटाफट जवाब देंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। बहुत देर बाद भोले के दीवाने नजर आ रहे हैं। भोले के दीवाने लिखे हैं 1। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं आप लोगों को। सॉल्यूशन ऑप्शन डी राइट आंसर इसका बता रहा है। सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे। चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया जाए। सेफोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में चुनाव विश्लेषक। चुनाव विश्लेषक सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। एक ऑप्शन एनालिस्ट है। एनालिस्ट का मतलब समझ लेंगे। एनालिस्ट इज अ पर्सन हु कंडक्ट्स एनालिसिस। एनालिस्ट को विश्लेषक कहते हैं। कोई व्यक्ति जो एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं, विश्लेषण का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिस्ट। हिंदी में कहते हैं विश्लेषक। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजिस्ट दिया हुआ है। साइकोलॉजिस्ट का मतलब साइकोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट। साइकोलॉजिस्ट हम एक्सपर्ट को बोलते हैं। कैसा, किस चीज का एक्सपर्ट? तो आगे देखिए यहाँ लिखा है एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। तो जो मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिशियन इज एन एक्सपर्ट इन और स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, उन्हें हम मैथमेटिशियन बोलते हैं। ठीक है, फॉलोवर और एक्सपर्ट दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ए प्लेस वेयर क्वाइंस आर मैन्युफैक्चर्ड। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कोई स्थान जहां क्वाइंस आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी क्वाइंस बनता है, सिक्के बनते हैं। ऑप्शन ए माइन, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी वेयर हाउस, ऑप्शन डी फैक्ट्री। आंसर अगर जानते हैं फटाफट जवाब देंगे। लाइव में ज़्यादा लोग तो आते नहीं हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर जो है मिंट है, यानी ऑप्शन बी।
मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर, यानी वो कोई ऐसा जगह जहाँ कॉइन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब सिक्के बनते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उस जगह को मिंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लेंगे। एक ऑप्शन माइन दिया हुआ है, MINE, माइन का मतलब समझेंगे ए होल और सिस्टम ऑफ होल्स इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में, जमीन के अंदर, अ होल और सिस्टम ऑफ होल्स वेयर सब्सटेंसेज सच एज कोल, मेटल एंड साल्ट आर रिमूव्ड। आप लोग ऐसा सुने होंगे, कोयलरी में से कोयले, खादान जो होता है जहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है सब्सटेंसेज को, उसी को बोलते हैं माइन। ठीक है। वेयर हाउस का मतलब होता है ए लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थिंग्स। वेयर हाउस यानी स्टोरिंग थिंग्स के लिए, सामान को रखने के लिए, सामान का भंडारण करने के लिए जो लार्ज बिल्डिंग होता है, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस बिफोर दे आर सोल्ड। आप लोग सुने होंगे गोदाम। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दिया है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब अ बिल्डिंग और सेट ऑफ बिल्डिंग्स वेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ गुड्स आर मेड यूजिंग मशीन्स, यानी अ बिल्डिंग और सेट ऑफ, यानी कोई इमारत, भवन या सेट ऑफ बिल्डिंग्स यानी इमारतों की श्रृंखला, वेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ गुड्स आर मेड यूजिंग मशीन, जहाँ यंत्रों का, उपकरणों का, मशीनों का इस्तेमाल करके काफ़ी मात्रा में सामान बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं फैक्ट्री, जिसे हिंदी में आप लोग सुने होंगे कारखाना बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग। वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग, यानी वह जिसके पास कुछ करने की क्षमता होती है, कुछ करने की क्षमता होती है, कुछ करने का सामर्थ्य होता है। पावर मीन्स क्षमता, पावर मीन्स सामर्थ्य। तो ऑप्शन ए में दिया है ओमनी प्रेजेंट, ऑप्शन बी में दिया है मल्टी फैसेटेड, ऑप्शन सी में दिया है ओमनी पोटेंट, ऑप्शन डी में दिया है मल्टीलिंगुअल। फटाफट जवाब देंगे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भोले के दीवाने भी लगता है दीवाने हो गए, जवाब आ नहीं रहा है। चलिए देखिए, इसका मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओमनी पोटेंट है। ओमनी मतलब कभी भी किसी भी वर्ड में मिलेगा ओमनी, OMNI। तो ओमनी का मतलब याद कर लो सभी, सारा, सर्व। ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी सभी जगह मौजूद, जिसके बोलते हैं सर्वव्यापी। और ओमनी प्रेजेंट जब होता है तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। यहाँ मल्टीफेसेटेड का मतलब है हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड, यानी अनेक प्रतिभाओं से संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, यानी बहुमुखी प्रतिभा, ऐसा व्यक्ति जिनमें बहुत सारी क्षमताएं, बहुतेरे गुण होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी में जो ओमनीपोटेंट वर्ड दिया है, ओमनीपोटेंट अभी मैं बताया हूं, जो सर्वशक्तिमान है, हर कुछ में सक्षम है, कुछ करने की असीमित शक्ति, सर्वोपरि,
सर्व क्षमताशाली, ठीक है। और ऑप्शन डी में जो दिया है मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल का मतलब रिटेन और प्रिंटेड इन सेवरल लैंग्वेजेज, लिखित या मुद्रित। रिटेन मतलब लिखित, प्रिंटेड मतलब मुद्रित, अनेक भाषाओं में, बहुभाषी या बहुभाषीय, ठीक है। मल्टीलिंगुअल का, मल्टी का मतलब ही होता है बहुत। कभी भी वर्ड आपके सामने आए मल्टी, तो याद रखना उसका मीनिंग जो भी निकलेगा उसमें बहुत शब्द का यूज जरूर होगा, बहु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे आप लोग। ये 10वां क्वेश्चन है। आज पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अभी स्लाइड में बताया हूं, 10वां बताने वाला हूं। ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, यानी पक्षियों को, बर्ड्स को रखने का जो कोई बड़ा घर जो होता है, पिंजरा जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है जू, ऑप्शन बी में है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है एवियरी एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू एपियरी। फटाफट जवाब देने का कष्ट करेंगे अगर जानते हैं तो। अभी लाइव से ज़्यादातर लोग आउट ही हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका भी आंसर बता दूं, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एवियरी, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग। एवियरी इज अ लार्ज केज एरिया सराउंडेड बाय वायर और बार्स और क्लोज स्पेस इन विच बर्ड्स आर केप्ट एज पेट्स। यानी एवियरी वो जगह है जहां चिड़ियों को, बर्ड्स को रखा जाता है। तो आप इसको समझ लीजिए पक्षीशाला, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, एक बड़ा पिंजरा, यानी तार वगैरह से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है। चिड़ियाघर वगैरह में जब आप जाएंगे जू में, तो वहाँ ऐसा परिदृश्य देखने को मिलेगा आपको। जू लिखा हुआ है, जू का मतलब एन एरिया इन विच एनिमल्स स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, यानी जंगली जानवरों को जहां रखा जाता है जू कहलाता है। एक ऑप्शन आपके सामने आया है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब समझ लीजिए एक ग्लास कंटेनर इन विच, ग्लास कंटेनर मतलब शीशे का एक पात्र, बर्तन। कंटेन से बना है कंटेनर। कंटेन मतलब होता है रखना और कंटेनर मीन्स रखने वाला। तो इसको हम लोग पात्र भी बोलते हैं, बर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वेरियम इज इक्वल टू ए ग्लास कंटेनर, यानी शीशे का पात्र, बर्तन, इन विच, जिसमें फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स, इन विच फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स कैन बी केप्ट, यानी मछलियों को या वाटर क्रिएचर्स मतलब जलीय प्राणी, वाटर क्रिएचर्स का मतलब क्या बोलेंगे? जलीय प्राणी, जलीय जीवों को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन मिला है एपियरी। एपियरी इज इक्वल टू अ प्लेस वेयर पीपुल कीप बीज। एपियरी उस जगह को कहते हैं जहां पीपुल कीप बीज, यानी लोग बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं, मधुमक्खियों का पालन करें। स्पेशली ए कलेक्शन ऑफ हाइव्स केप्ट टू प्रोवाइड हनी, ठीक है। वह स्थान जहां लोग मधुमक्खियां रखते हैं, विशेष रूप से छत्तों का संग्रह जो शहद प्रदान करने के लिए रखा जाता है। शहद को ही मधु भी बोलते हैं, क्षेत्रीय इलाके में लोग मध भी बोलते हैं, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, अभी इस लाइव में मैं टोटल 10 यानी 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस किया हूँ और अभी फ़िलहाल इस लाइव में तो बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन बाद में भी अगर आप इस वीडियो को देखे हैं शुरू से अंत तक, आई थिंक आपको समझ में बात आई होगी। लास्टली फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अभी यह क्लास जो आप अभी किए हैं ठाकुर इंग्लिश यूट्यूब पे जो चैनल है, इस पे मेरा ऐप भी है जिस पे मैं ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस का, फाउंडेशन का, टेस्ट सीरीज का कोर्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उसमें फ्री कंटेंट्स भी है और पेड भी है। तो अभी जो मैंने डिस्कशन कराया ये पटना सिविल कोर्ट का जो टेस्ट सीरीज मेरे ऐप पे उपलब्ध है, उसी टेस्ट सीरीज का एक सेट अभी मैंने डिस्कस किया है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्लास मैं अभी लिया हूँ और थोड़ी देर बाद मैं ऐप पे लाइव आऊँगा और आप सबों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि ऐप पे जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों को आई थिंक नोटिफिकेशन मिलता होगा। अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है ऐप पे, अगर नोटिफिकेशन मिलता है डेट्स गुड, तब तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा या लाइव का कोई भी शेड्यूल बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें आप, 9608009262। इस पे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, मेंशन करेंगे और ये मैसेज करेंगे आप। ठीक है, आप ये मैसेज करेंगे कि नोटिफिकेशन आपको नहीं आता है। तो जो नंबर आप भेजेंगे मैसेज में, जो आप मोबाइल नंबर देंगे, उस नंबर पे मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कांटेक्ट करूँ। ठीक है, आप जो मोबाइल नंबर दोगे उस मोबाइल नंबर पे मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और जो समस्या आपकी होगी उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या बताएंगे मैसेज के थ्रू और आपके साथ जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, हर परेशानी का समाधान है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास करने के लिए जो फी स्ट्रक्चर है, अगर फी में आपको दिक्कत हो रही है, पैसे की वजह से अगर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पे कांटेक्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप इंग्लिश को मैथ्स की तरह जो मैं पढ़ाता हूं इसका फ़ायदा आप उठा सकें, या और भी कोई परेशानी, समस्या, जनरल कंपटीशन की तैयारी या इंग्लिश के लिए, स्पेशली इंग्लिश की तैयारी के लिए अगर कोई भी परेशानी है तो आप कांटेक्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस लाइव से मैं इजाज़त चाहता हूं। गुरुकुल कोचिंग सेंटर पहाड़पुर, भागलपुर। आप काफ़ी देर से आए हैं। मैंने व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था। ऐसे तो जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे उनको तो नोटिफिकेशन जाता ही होगा, लेकिन व्हाट्सएप से भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूं कि 5 मिनट में मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं फिर